दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन आज हम क्लास 6 के साइंस का एनसीईआरटी की जो साइंस है उसका हम नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 है और इसका नाम है भोजन के घटक। ठीक है, तो फ्रेंड्स भोजन के घटक जो है चैप्टर का नाम। चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले जो हमने पहला वाला जो चैप्टर देखा था उसमें खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी। ठीक है, जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था और मानचित्र में अंकित भी किया था। इस प्रकार से भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में हम चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में हम अप्पम, मछली और सब्जियां आदि हो सकती है। ठीक है, तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमने एक प्रकार का भोजन है। एक इसमें क्रियाकलाप है। आमतौर पर हमारे अन्न आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन तो होता है, जिसमें दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल, मांस या कोई दूसरा व्यंजन होता है। सब्जी भी हो सकती है, इनमें दही, मठा, अचार आदि भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसमें देखें एक जैसे पंजाब है, पंजाब में अन्न का व्यंजन क्या रहता है? मक्के की रोटी। और दाल या मांस का व्यंजन की जगह क्या बनाते हैं वो लोग? राजमा ना। सब्जी में सरसों का साग बनाते हैं और अन्य व्यंजन में दही घी रहता है। आंध्र प्रदेश में कोई अन्न का व्यंजन रहता है चावल। दाल की जगह यहाँ पर अरहर की दाल या रसम होता है। सब्जियों में कुंदरू होता है। अन्य व्यंजन में मठा, घी या अचार आदि होता है। ठीक है, ऐसे आपको ये टेबल पूरी करनी है फ्रेंड्स। अब जो है हम देखते हैं अचार वगैरह भी होते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण अभी हमने 2.1 में बनाए। हमने जो पहला अध्याय देखे थे उसमें क्रियाकलाप जो 2 थी, आपने जिसको पूरा किया था उसमें सारणी में दर्शाए गए व्यंजनों को छांटना था। इस सूची में कुछ व्यंजन को जोड़िए और 2.1 को हम कंप्लीट कर लेते हैं ना। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में होते हैं तब वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विभिन्न जो व्यंजन है वो समय पर हर समय खा सके। आहार में विभिन्न व्यंजन जो है खाद्य पदार्थों को इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए कि हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। देखो, मतलब हमें हर बार अलग अलग तरह के व्यंजनों की आवश्यकता होती है। तो अब हम इन्हें किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, आइए हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन जो है एक से अधिक प्रकार के कच्चे सामग्री से मिलकर बनता है, जो हमें पादपों से मिलकर बनता है। ठीक है, या कभी कभी जंतुओं से बनता है। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री के सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं या पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में प्रमुख जो पोषक है, न्यूट्रिएंट्स है, वो कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश भी होता है, जल शामिल होता है। ठीक है, रुक्षांश का मतलब होता है ऐसा भोज्य पदार्थ जो कि हमारे शरीर में जिसका पाचन नहीं होता है ना। और जल जो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है। ठीक है, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा आदि का परीक्षण या अन्य पोषक तत्वों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। इनमें बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसको हम परीक्षण करके भी जान सकते हैं। आइए अब हम इन परीक्षणों को करके परीक्षण सारणी को 2.2 में लिखेंगे, है ना। चलिए, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा के विलयनों की आवश्यकता होती है और कुछ परखनलियों जैसे एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होती है। इन परखनलियों को परीक्षणों को एक पके हुए भोजन या कच्ची सामग्री पर करें। इन प्रेक्षणों परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षण को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिखें फ्रेंड्स। ठीक है, और देखते हैं इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या किसी अन्य उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से तैयार करा सकते हैं।
चलिए देखते हैं इसमें, आइए विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध है। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं, हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट है मंड है शर्करा के रूप में होते हैं, ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब जैसे ये हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये टेबल बनी हुई है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। मतलब आयोडीन विलयन बनाने के लिए टिंचर आयोडीन लेना है, जो कि आपको कभी घाव वगैरह लग जाते हैं इसमें लगाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा जल मिला देंगे, मतलब कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की और जल, तो ये बन जाएगा आयोडीन विलयन, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट 100 ml और जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन कैसे बनता है ये याद कर लेंगे, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला आपको लिखाने का प्रयास करता हूँ। तो उसकी बोतल में लिखा रहता है कॉपर सल्फेट, अब उसको अपने को मिलाना है वाटर में। तो कॉपर सल्फेट कितने ग्राम लेना है, 2 ग्राम, और जल कितना लेना है, 100 ml, ठीक है। ये दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट विलयन, ठीक है। 100 ml जल में यदि 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलते हैं तो हमें अविष्ट कास्टिक सोडा का मिल जाएगा, ठीक है। कास्टिक सोडा का मैं फॉर्मूला आपको याद करा देता हूँ, तो ये होता है NaOH प्लस वाटर, ठीक है। तो ये इसमें कितना कितना लेना है, ये 10 ग्राम लेना है और ये 100 ml लेना है, ठीक है। ओके, तो यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका परीक्षण भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जो दोनों टेस्ट है फ्रेंड्स, ये कॉपर सल्फेट वाला और ये कास्टिक सोडा वाला, ये प्रोटीन टेस्ट है ना, और आयोडीन जो है ये स्टार्च का टेस्ट है, ठीक है। चलिए अब मंड के लिए क्या टेस्ट है देखते हैं, क्योंकि मंड में तो कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लो, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालो। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाला परिवर्तन देखो, नीला या काला हो गया तो इसका मतलब है कि इसमें मंड है, यानी स्टार्च है ना। तो ये स्टार्च इस तरह से टेस्ट हो सकता है। देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये आयोडीन है, ये आलू है, तो आलू को जैसे ही डाल रहे हैं आयोडीन तो ये काला रंग का हो जाता है ना, बूझो और पहले ये टेस्ट कर रहे हैं। इस परीक्षण को किसी भी खाद्य पदार्थ के साथ दोहराएं, जांच करो इसमें कितना मंड है। अपने परीक्षण को सारणी 2.2 में लिखो। प्रोटीन के लिए परीक्षण, तो प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लो। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना हो वो ठोस है, ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दो और 10 बूंदे मिलाकर उसे अच्छी तरह से हिला दो। तो ये प्रोटीन के लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़्यादातर जैसे दाल वगैरह है, चावल वगैरह है, इनमें प्रोटीन तो होता है और मांस वगैरह इनमें काफ़ी प्रोटीन की मात्रा होती है। तो उसको सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा, पेस्ट, ठीक है। मतलब उसको पीस लेंगे और यदि ठोस है तो उसको चूर्ण बना लेंगे। और उसकी मात्रा को अपन क्या करेंगे, परख नली में ले लेंगे ना, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और 10 बूंद जल डालकर उसको जब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो उसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ड्रॉपर की सहायता से उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन को मिलाना है, ठीक है। तो ये प्रोटीन का टेस्ट हम कर रहे हैं। तो मैंने अभी जो 2 सॉल्यूशन बताया था दोनों को मिलाएंगे, अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख देंगे। आपने क्या देखा, क्या परख नली में जो पदार्थ है यहाँ पर नीचे देख रहे हैं ये दोनों, है ना, और ये इससे अपन ड्रॉपर से डालेंगे तो क्या पदार्थ जो है वो बैंगनी रंग का हो गया। नीचे बैंगनी रंग का जो खाद्य पदार्थ क्या बताता है, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अब इस परीक्षण को अपन दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ भी हम रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। वसा के लिए क्या टेस्ट करना है फ्रेंड्स, वसा के लिए खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लो, इसमें एक कागज के टुकड़े में लपेटकर उसे कूट लो। कूटने के बाद यदि कच्चा आलू है, देखो अपन कूटने के बाद थोड़ा मैं इसके आगे का बता देता हूँ। अब इतना कूटना है कि कागज ना फट पाए। अब कागज को सीधा करके ध्यानपूर्वक देखना है क्या तेल के धब्बे हैं। कागज को प्रकाश के सामने लाएंगे तो क्या आपको इस धब्बे से होकर धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा या वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की थोड़ी बहुत मात्रा भी हो सकती है। इस दशा में पदार्थ को कागज
पदार्थ को कागज पर धीरे धीरे रगड़ना है और कुछ समय के लिए कागज को सूखने देना है, ताकि कुछ खाद्य पदार्थ जो है उससे कुछ जल आया हो तो वो सूख जाए। अब इसके बाद यदि कागज पर कोई तेल का धब्बा ना रहे तो ये पता चल जाता है कि खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है, और यदि आ जाता है तो इसका मतलब है। तो ये जो परीक्षण है ये क्या दर्शाता है, ये क्या वसा, प्रोटीन, मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। आप अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 3 टेस्ट आपको बताया। आयोडीन वाला जो है स्टार्च के लिए, मैंने मंड के लिए, और वो जो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा वाला था किसके लिए, प्रोटीन के लिए था, है ना। और ये जो ऑयल वाला था हमने उसको कूट कर देखने वाला था। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? तो पहले ये टेबल को आप लोग को कंप्लीट करना है। जैसे ये देख रहे हैं, ये टेबल में आपको पहले आलू, मंड तो होगा, प्रोटीन इसमें नहीं होगा, वसा भी नहीं होती, ठीक है। दूध में देखोगे तो प्रोटीन होता है उसमें, ना तो उसमें स्टार्च होता है ना तो उसमें वसा होती है ना। मूंगफली में देखोगे तो उसमें भी लगभग, मूंगफली में ज़्यादातर क्या वसा निकलती है ना, उसमें ये दोनों नहीं निकलता, या हो भी सकता है थोड़ा बहुत निकल जाए मूंगफली में, क्योंकि वसा के अलावा थोड़ा बहुत फल होता, प्रोटीन होता है। चावल में देखोगे तो स्टार्च मिलेगा आपको, ठीक है, ये दोनों नहीं मिलेंगे। पका हुआ चावल मिलेगा तो उसमें भी स्टार्च मिलेगा, ठीक है। ये दोनों शायद ही नहीं मिले इसमें। सूखा नारियल देखोगे तो उसमें मेनली वसा मिलेगी। अरहर की दाल मिलाओगे तो प्रोटीन मिलेगी, पकी हुई दाल में भी प्रोटीन मिलेगी। सब्जी का टुकड़ा देखोगे यदि, तो सब्जी के टुकड़े में ज़्यादातर क्या मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा। फलों में क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। और कुछ कुछ में आपको स्टार्च मिल सकता है। उबला हुआ अंडा में भी प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। इस तरह के आप टेस्ट देख सकते हैं। तो हम आगे क्या देखते हैं, हमने 3 पोषक तत्वों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं, और इन सभी पोषक तत्वों की हमें क्या आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट, अब हमारे शरीर में हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो विभिन्न पोषक तत्व तो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा देता है, ठीक है। इन्हें वसा बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, ठीक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी हम कहते हैं ना, जिसमें वसा हो और कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल्स आपको दिख रहे हैं। इन्हें खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ है, शकरकंद है, पोटैटो आलू है, ठीक है। ये गन्ना है, ये पपीता है, ये आम है, ये तरबूज है, ठीक है। ये मक्का है ना, ये बाजरा है, ये मक्का है, ये चावल है, ठीक है। सारे आपको कार्बोहाइड्रेट की ये मुख्य स्रोत है, ठीक है। ये सब देखिए, इसमें यहाँ पर कुछ और सोर्स है, जैसे ये मूंगफली है, ये गिरी है, ये तिल है, सोयाबीन का तेल, ये नारियल, ये सरसों, ये सूरजमुखी का तेल, ये सब ज़्यादातर क्या है, वसा के स्रोत है ना। अब नीचे देखते हैं, मांस है, घी है, दूध है, मक्खन है, क्रीम है, अंडा है, मछली, सब प्रोटीन के स्रोत है ना, जंतु स्रोत है इसमें से कुछ। तो जैसे ये मछली, मांस है ना, तो ये मेनली क्या है, ये भी वसा भी देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जैसे इनमें कुछ और आपको दिख रही है इमेज, जैसे चना है, मूंग है, तुअर दाल है, ये तुअर दाल है, ये मूंग है, राजमा है, और सोयाबीन है, मटर है ना, ये दिख रहा है। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, तो ये मांस, मछली, ये दूध, ये अंडा, ये पनीर, ये सब प्रोटीन के सोर्स है। अब प्रोटीन के हमने तीनों के सोर्स देख लिए फ्रेंड्स। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। प्रोटीन जो है, वह प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमारा शरीर डेवलप होता है ना, इससे शरीर की मांसपेशियां जो मसल्स है वो बनती है। विटामिन जो है विभिन्न रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थि और दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं,
और विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के नाम से जाना जाता है। इन विटामिनों के समूह को विटामिन का एक जो समूह उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, है ना। अब जैसे ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि ये विटामिन ए के कुछ स्रोत है ना, जैसे दूध है, ये पपीता है, ये गाजर है, ये मैंगो है ना। और यहाँ पर ये देखो लीवर दिख रहा है आपको, विटामिन बी के कुछ स्रोत यहाँ पर दिख रहे हैं। ये जो दाने हैं, ये मांस है, इससे विटामिन बी मिलता है। और संतरा है, टमाटर है, अमरूद है, और ये मिर्च है, नींबू है, आंवला है, इनसे हमको विटामिन सी मिलता है। दूध, मक्खन, मछली, अंडा, मांस के टुकड़े, इनसे हमको विटामिन डी मिलता है। तो इनकी हमें क्या है, थोड़ा कुछ मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। और विभिन्न विटामिनों से भरपूर जो चित्र हमने अभी देखे हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो कुछ इमेज है इसमें फास्फोरस के भी, आयोडीन के भी कुछ स्रोत दिख रहे हैं, ठीक है। देखो ये मछली है, ये अदरक है, पालक है ना, ये आयोडीन के स्रोत हैं। फास्फोरस है, दूध है, केला है, राजमा है, चावल है, ये सब फास्फोरस के भी स्रोत हैं। आयरन देखो लोहा के कुछ स्रोत हैं, जैसे मांस है, और ये सेब फल है, ठीक है, ये पालक है। ये कुछ जो स्रोत हैं ये आयरन के स्रोत हैं। और दूध है, अंडा, ये सब कैल्शियम के स्रोत हैं। विटामिन डी जो है डायरेक्ट सूरज से भी मिलता है फ्रेंड्स, है ना हमें तो। इसके अलावा देखते हैं हम, हमारे शरीर को खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण के कुछ स्रोत को दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में से एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं और इन सभी को हम इस टेबल में लिखते हैं। इस बात को लिखते समय आपने अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी भी कच्ची सामग्री को निश्चित पोषक की मात्रा में दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो सकती है। मतलब एक पोषक तत्व में एक जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा होता है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है ना। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे, जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे जैसे वृक्षांश, यानी आहारी रेशे मतलब जिनमें रेशेदार भोजन होता है ना, जैसे मूली है, गाजर है, इनको वृक्षांश कहते हैं ना, सेलुलोज कहते हैं। हमारे खाने में वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद से होती है ना, जो पेड़ पौधों से मिलते हैं। वृक्षांश के प्रमुख स्रोत जैसे खाद्यान्न है, दाल है, आलू है, ताजे फल है, सब्जियां है ना। वृक्षांश जो है हमारे शरीर को कोई पोषक तो नहीं प्रदान करते, ध्यान देंगे, है ना, फिर भी हमारे शरीर के भोजन का, हमारे शरीर के लिए भोजन का एक प्रमुख अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। एक बात ध्यान देंगे, है ना, ये अपने आप में कोई भोजन नहीं है, लेकिन कुल मिला के हमारे शरीर की सफाई करता है ना, क्लीनिंग एजेंट है ना। चलिए अब हम जल की देखते हैं। तो जल हमारे भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें द्रव के रूप में हम लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। इसके अतिरिक्त हमें जो भी भोजन हम पकाते हैं उनमें पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें क्या अन्य कोई स्रोत है जो हमें जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप 3 में देखते हैं। एक टमाटर, नींबू जैसा कोई फल ले लो, इसके छोटे छोटे हिस्से में काट लो। ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हो जाते हैं। तो जब आपके घर में फल या सब्जी को काटा या छीला मसला जाता है तो ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। ऐसा करते समय आप किसी भी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है कि उसमें पानी की मात्रा होती है या नहीं होती, ठीक है। तो देखते हैं, कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी से ही हो जाती है।
इसके लिए इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को पकाते समय भी हम उसमें जल डाल देते हैं ना, तो इस तरह से हमारे शरीर को जल की पूर्ति हो जाती है। अब संतुलित आहार क्या है? बैलेंस डाइट। हमारे पूरे दिन भर में हम जो कुछ भी खाते हैं उसके हम आहार कहते हैं। शरीर की वृद्धि और हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में आवश्यक होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न हो या इन्हें आवश्यकता से अधिक ना हो और ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश और जल भी होने चाहिए। तो इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार की डेफिनेशन है जिसमें सभी प्रकार के अवयव समान मात्रा में यानी समुचित मात्रा में होने चाहिए, है ना। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या आप सोचते हैं फ्रेंड्स कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप सोचते हैं कि हमारा जो संतुलित आहार है हमारे शरीर के कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार करो और जांच करो कि वह प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं, जैसे दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, है ना, और मूंग, चना, और किण्वित भोजन भी है। दक्षिण भारत जैसे भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज, दालों से बना, ये सब इसमें होते हैं ना। तो केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां और इसी प्रकार के अन्य भोजन जो कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई बहुत महंगा भोजन नहीं जरूरत है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसके उचित तरीके से हमें पकाना भी चाहिए। फ्रेंड्स, पहली क्या जानना चाहती है? पहली ये जानना के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी सभी अवयव होते हैं? क्या उन्हें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है फ्रेंड्स, है ना। लेकिन कई बार जानवरों को मिल पाता है, कई बार नहीं मिल पाता है। तो पोषक तत्व हमें ऐसे ऐसे भोजन बनाना चाहिए जिससे पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि भोजन पकाते समय पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण प्रकार के विटामिन और खनिज लवण होते हैं। तो जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि सब्जियों को और फलों को बिना त्वचा उतारे ही, बिना उसका छिलका उतारे ही खा लेना चाहिए, साफ होने चाहिए लेकिन, है ना। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ जो खनिज लवण है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, देखो चावल जो पॉलिश होता है उसको तो थोड़ा बहुत धोना भी पड़ता है, लेकिन बिना पॉलिश का जो चावल होता है उसको हमें ज़्यादा नहीं धोना होता। दालों में भी यही होता है। तो फ्रेंड्स देखो, आप हम सभी जानते हैं कि भोजन पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है और इसे पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो जाती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवण, इन सब की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से ही नष्ट हो जाता है। तो क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल, कच्ची सब्जियों को भी सम्मिलित करें? बूझों ने सोचा कि क्या हर समय वसायुक्त खाना सर्वोत्तम है? एक कटोरी में कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी में वसायुक्त भोजन अधिक भोजन जो है अधिक ऊर्जा देता है। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसे तली हुई चीजें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो आपको क्या लगता है, उसने सही किया? तो वह ठीक था? निस्संदेह नहीं, क्योंकि इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या करेगा, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बन जाती है। अब अभावजन्य रोग, कई बार क्या होता है कि पोषक तत्व न मिलने से हमें रोग हो जाता है। तो एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक बने रहते हैं तो व्यक्ति अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृति उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं, डेफिशिएंसी कहते हैं ना। तो ये कौन कौन से डिसीज या रोग होते हैं? यदि इनमें से व्यक्ति पहले भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है
तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, क्योंकि लड़ने की शक्ति प्रोटीन से मिलती है ना रोगों से लड़ने के लिए। जैसे वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ जाना, त्वचा की बीमारी, पेचिश आदि का होना। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि वो चलने में भी असमर्थ हो जाएगा ना। जैसे ये देखो कि ज़्यादा खाने से मोटा हो जाता है तो कम खाने से कमज़ोर हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज लवण के अभाव से विभिन्न रोग या विकृति हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी में हम दिए जा रहे हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। तो इस अध्याय में हमने स्वयं से ये जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। चलिए तो फ्रेंड्स ये टेबल को देखें या उसको याद करने का प्रयास करें। पहला विटामिन ए, इसकी कमी से हमें क्या हो जाता है, आंखों में नहीं दिखाई देता है, छिड़ता है दृष्टिहीनता। इसके लक्षण है कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी 1, इससे कमी से बेरी बेरी होता है, यानी कमजोर शरीर हो जाता है, काम करने में मन नहीं लगता। विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग हो जाता है इससे, है ना, मैंने मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, ये जनरली सबसे ज़्यादा जो समुद्रों में जो नाविक रहते हैं उनको ये रोग हो जाता है, क्योंकि समुद्र में विटामिन सी नहीं मिलता। ठीक है, विटामिन डी रिकेट्स, इससे क्या रहता है कि हड्डियां मुड़ जाती है ना, धनुष आकार की हो जाती है। कैल्शियम, इससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है ना, जैसे दांत भी गिरने लगते हैं। आयोडीन, इससे गॉइटर हो जाता है ना, जो गला है वो फूल जाता है ना, और मानसिक विकलांग भी हो जाता है। लोहा, इससे एनीमिया हो जाता है ना, रक्तता हो जाता है, इससे कमजोरी आती है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें हमने जो मेन वोकेबुलरी शब्द है संतुलित आहार, जो समान रूप से जिसमें सभी पोषक तत्व, बेरी बेरी एक रोग है ना, कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व मतलब एक आवश्यक अंग है, ऊर्जा, वसा, खनिज पोषक तत्व है ना, जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करे, पोषक प्रोटीन अंग है ना, वृक्षांश सेलुलोज जो पचता नहीं है, स्कर्वी यानी एक रोग है, मंड स्टार्च को कहते हैं, विटामिन जो है शरीर के लिए आवश्यक पार्ट है। सारांश क्या है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन, खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है। विटामिन हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने में या रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश जल की उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग या विकार उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें से कुछ क्वेश्चन, तो जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारे भोजन के जो प्रमुख पोषक तत्वों के नाम बताओ। तो प्रमुख पोषक तत्वों के नाम मैंने अभी बताया, पहला तो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा। ठीक है, याद रहेगा फ्रेंड्स, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और इसके अलावा मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट यानी वसा, उसके अलावा विटामिन, ठीक है, और कुछ खनिज लवण यानी मिनरल्स। ये हमें 5 चीज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोषक जो हमारे विभिन्न मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, और फैट। चलिए, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है वो है प्रोटीन, है ना। तो ये प्रोटीन जो है हमें क्या देते हैं, वृद्धि करते हैं। विटामिन जो अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है वो है विटामिन ए। खनिज जो हमारे अस्थियों के लिए आवश्यक है, अब हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है विटामिन के, और हालांकि प्लस विटामिन डी भी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लो जिसमें निम्न पोषक तत्व तो प्रचुर मात्रा में। अब वसा के लिए हम लिख सकते हैं ऑयल, ठीक है, और घी।
स्टार्च के लिए यानी आलू, पोटैटो, ठीक है, आलू हो सकता है और चावल हो सकता है, ठीक है। रेशों के लिए आपको मैंने बताया जैसे गाजर, है ना, इसके अलावा मूली, ठीक है। प्रोटीन के लिए हम लिख सकते हैं दाल, ठीक है, या सोयाबीन, है ना, ये मेन। चलिए, क्या चावल खाने से हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती? बिल्कुल नहीं। संतुलित आहार खा के हम सभी रोगों की रोकथाम कर सकते हैं? यस। शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए? करेक्ट। शरीर को सभी तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं, और भी चीज चाहिए। चलिए ब्लैंक देखते हैं। विटामिन डी के अभाव से हो कौन सा होता है? तो रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अच्छा, अगला जो है बेरी बेरी जो होता है वो किससे होता है? विटामिन बी 1 से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, याद कर लेंगे ना, स्कर्वी रोग होता है। या हम लोग वैसे तो यदि ना याद आए तो पायरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा सा वीडियो था चैप्टर 2 का, एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 के लिए। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूले। यदि कोई आपको कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मेरे अगले वीडियो तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।